हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम थ्री इडियट्स रोज को देखते हैं, जो कि अब यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। थ्री इडियट्स रोज पहले एक आर्मी जनरल थे। दूसरी तरफ हम कैप्टन अमेरिका को देखते हैं, जो कि अपने टीवी पे थ्री इडियट्स रोज का प्रेस कॉन्फ्रेंस शो देख रहा होता है। और हमें ये भी पता चलता है कि अब कैप्टन अमेरिका के पास उसकी शील्ड है और यही कैप्टन अमेरिका है। कैप्टन अमेरिका को पता चलता है कि प्रेसिडेंट ने जापान के साथ मिलकर खास मेटल की डील करी थी, जिसे किंटेनियम कहा जाता है, जो कि एक बहुत ही खास धातु होती है। और उस धातु को बहुत सारे लोग चुराने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको देखते हुए कैप्टन अमेरिका वहाँ पे अकेला जाता है, उन सभी का सामना करता है। पर वहाँ पे इतने ज्यादा लोग होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे उनका साथ देने के लिए कैप्टन अमेरिका का दोस्त टॉरस आ जाता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि टॉरस ही नया फैल्कन है, क्योंकि जिस तरह पुराने कैप्टन अमेरिका ने अपनी शील्ड विल्सन को दी और विल्सन नया कैप्टन अमेरिका बन गया, उसी तरह विल्सन ने अपने सूट को यूएस फोर्स को दे दिया था, जिसकी वजह से टॉरस नया फैल्कन बन गया। जिसके बाद कैप्टन अमेरिका और फैल्कन दोनों मिलकर उस खास धातु को चोरी होने से बचा लेते हैं। कैप्टन अमेरिका यहाँ पे फैल्कन के स्किल्स देख के बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे कहता है कि शाबाश, तुम्हारा काम बहुत ज्यादा अच्छा है और तुम अपने स्किल्स में और थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हो। ऐसा कहते हुए कैप्टन अमेरिका उसे पुराने वेटरन के पास ले जाता है, जिसका नाम ब्रैडली होता है। जहाँ पे हमें पता चलता है कि ब्रैडली दरअसल एक बहुत ही पुराना फाइटर है और उसके ऊपर 30 साल से ज्यादा एक्सपेरिमेंट किया गया है, जिसकी वजह से अब वो एक बहुत ही अच्छा सोल्जर बन चुका है। और क्योंकि ब्रैडली के ऊपर थ्री इडियट्स रोज ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, इसलिए उसको थ्री इडियट्स रोज बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जो कि अब यूनाइटेड स्टेट का नया प्रेसिडेंट था। और जब ब्रैडली के बाद पता चलती है कि फैल्कन ने उनके लिए नया मिशन किया है, तो इस बात से ब्रैडली फैल्कन से बिल्कुल भी खुश नहीं होता। तभी हम कैप्टन अमेरिका को देखते हैं, जिसके फोन पे प्रेसिडेंट का कॉल आता है, जो कि उसे व्हाइट हाउस में मिलने के लिए बुलाता है। और प्रेसिडेंट कैप्टन अमेरिका से भी कहता है कि तुम अपने साथ में फैल्कन को भी लेके आना। पर कैप्टन अमेरिका उसे कहता है कि मैं एक ही शर्त पे वहाँ पे आऊँगा, अगर तुम मेरे साथ ब्रैडली को भी आने की अनुमति दो। कैप्टन अमेरिका की ये बात सुन के प्रेसिडेंट इसकी अनुमति दे देता है। जिसके बाद कैप्टन अमेरिका, फैल्कन और ब्रैडली वहाँ पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाइट हाउस में बहुत ही बड़े बड़े लोग आए हुए थे। तभी हम प्रेसिडेंट को देखते हैं, जो कि कैप्टन अमेरिका को अकेले में ले जाकर बात कर रहे होते हैं और उससे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि फिर से एक बार एवेंजर्स की टीम बने। प्रेसिडेंट की ये बात सुन के कैप्टन अमेरिका हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि आपने तो इसके लिए मना किया था और सभी से साइन करवाए थे। जहाँ हमें पता चलता है कि प्रेसिडेंट को अब ये यकीन हो गया था कि दुनिया को बचाने के लिए एवेंजर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसीलिए वो एवेंजर्स को दोबारा से बनाना चाहते हैं। कैप्टन अमेरिका उससे कहता है कि अगर हमारे बीच में भेदभाव पैदा हुए तो उससे क्या होगा। जिसको सुनते हुए प्रेसिडेंट उसे बताते हैं कि इसका कोई ना कोई रास्ता हम जरूर निकाल लेंगे, तुम इसकी टेंशन मत लो। इसके बाद हम प्रेसिडेंट को देखते हैं, जो कि मीटिंग में चले जाते हैं, जहाँ पे सभी लोग उनको देख रहे होते हैं। जहाँ पे प्रेसिडेंट सभी को उस धातु के बारे में बताते हैं, जिसका नाम एंटेनियम होता है। वो सभी को बताते हैं कि इंडियन ओशन से हमें एक खास प्रकार की धातु प्राप्त हुई है और मैं चाहता हूँ कि इस धातु से हर एक देश को फायदा मिले, जिसके लिए हमें एक एग्रीमेंट पे साइन करना होगा। तभी वहाँ पे कुछ अजीब तरह का म्यूजिक बजने लगता है, जिसको सुन के ब्रैडली और कुछ लोगों को कुछ होने लगता है, जिसको सुनते हुए लोग प्रेसिडेंट के ऊपर गोलियां चला देते हैं। पर यहाँ पे प्रेसिडेंट की किस्मत अच्छी होती है, जिसकी वजह से उसकी जान बच जाती है। इन सभी चीजों को देखते हुए फैल्कन और कैप्टन अमेरिका मिलकर ब्रैडली को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। पर वहाँ पे ब्रैडली कैप्टन अमेरिका को धक्का दे के वहाँ से भागने लगता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि पुलिस उसे बाहर पकड़ लेती है, क्योंकि उसने प्रेसिडेंट के ऊपर गोली चलाई थी। इधर हम कैप्टन अमेरिका को देखते हैं, जिसको कि पता चल गया था कि ब्रैडली के साथ जरूर ना कुछ गलत जरूर हुआ है, जिसके बारे में बात करने के लिए वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। और वहाँ पे वो प्रेसिडेंट को समझाने की कोशिश करता है कि ये जो कुछ भी हुआ इसमें ब्रैडली की कोई गलती नहीं है। जहाँ पे हम ब्लैक विडो को देखते हैं, जो कि प्रेसिडेंट की असिस्टेंट होती है। और कैप्टन अमेरिका प्रेसिडेंट से कहता है कि ब्रैडली की इस केस को मैं हायर करना चाहता हूँ, जिसको सुनते हुए प्रेसिडेंट उससे साफ साफ मना कर देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम उसके दोस्त हो, तुम उसको बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, इसलिए हम तुम्हें हायर नहीं कर सकते। और हम कैप्टन अमेरिका को देखते हैं, जिसने कि अंदर ही अंदर तय कर लिया था कि वो ब्रैडली को जैसे तैसे बचा के रहेगा। जिसके बाद कैप्टन अमेरिका ब्रैडली से मिलने के लिए जेल में जाता है और उससे पूछता है कि तुमने ये सब क्यों किया। जिसको सुनते हुए ब्रैडली उसे बताता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है कि मैंने क्या किया और कैसे मैं यहाँ पे आया, पर हाँ, उस दिन कुछ अजीब जरूर था कि मेरा फोन उस दिन काम ही नहीं कर रहा था। इन सभी चीजों को सुनने के बाद कैप्टन अमेरिका अपने घर के लिए वापस से निकल जाता है, जहाँ पे रास्ते में उसकी कार के ऊपर बहुत ज्यादा फायरिंग होने लगती है। और तभी हमें पता चलता है कि उसकी कार के ऊपर जो हमला कर रहा है उसका नाम साइडबिंडर है, जो कि सोसाइटी का हेड है। और वो कैप्टन अमेरिका की कार के ऊपर इतना ज्यादा हमला करता है कि उसकी कार डिस्ट्रॉय हो जाती है। दरअसल उससे कैप्टन अमेरिका से बदला लेना चाहता था। ये बदला उस दिन का होता है जिस दिन कैप्टन अमेरिका ने धातु चुराने वाले लोगों को जान से मार डाला था। दरअसल ये उसी के लोग थे
और इसलिए वो कैप्टन अमेरिका को जान से मारना चाहता था। पर हमें यहाँ पता चलता है कि कैप्टन अमेरिका को मारना इतना आसान तो होता नहीं है। तभी हम कैप्टन अमेरिका को देखते हैं जो कि उसको अपने वश में कर लेता है और उसे पुलिस के हवाले करके वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम फैल्कन को देखते हैं जो कि व्हाइट हाउस की वीडियो देख रहा होता है ताकि उसे पता चल सके कि ब्रैडली और बाकी के सिक्योरिटी गार्ड्स ने प्रेसिडेंट के ऊपर हमला क्यों किया था। तभी वो देखता है कि ब्रैडली की फ़ोन की स्क्रीन कुछ अलग तरीके से ग्लो हो रही थी, मानो जैसे कोई पैटर्न दिखाना चाह रही हो। दरअसल ये एक तरह का सिग्नल होता है जो कि वर्जीनिया से आ रहा था। वर्जीनिया दरअसल एक खुफिया जगह होती है और इस खुफिया जगह का नाम है कैन इको 1। जिसके बाद वो ये सारी बातें कैप्टन अमेरिका को बताता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर वहाँ पे जाने लगते हैं और वर्जीनिया के उस ईडन साइड पे पहुँच जाते हैं। और जैसे ये दोनों उसके अंदर जाते हैं तो इन्हें वहाँ पे सैमुअल मिलता है, जिसे हमने इनक्रेडिबल हल्क में देखा था, जिसमें कि हल्क की चोट की खून की बूंदें उसके चोट के ऊपर गिर गई, जिसकी वजह से उसके अंदर सोचने की आदि शक्तियाँ आ गई, जिसकी हेल्प से वो फ्यूचर देख सकता था। वो इन सभी को ये भी बताता है कि थेडियस रोज जो कि अब प्रेसिडेंट है, उसने मुझे यहाँ पे कई सालों से कैद करके रखा हुआ है ताकि वो मेरा फ़ायदा उठाते हुए कई सारे हल्क बना सके। जब उनको पता चला कि एक अकेला हल्क कितनी तबाही मचा सकता है तो इसको देखते हुए उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया, जिसके बाद में उनके किसी काम का नहीं रहा। वो लोग मुझे जेल में बंद करना चाहते थे, पर मैंने उन्हें बताया कि मैं फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता हूँ और मैं आपके पॉलिटिक्स को भी प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, जिसको सुनते हुए उन्होंने मुझे यहाँ पे रखा हुआ है और मुझे ये लैब दिया और आज मेरी वजह से वो यूएस के प्रेसिडेंट बने हुए हैं। और मैंने उनके लिए खास तरीके की दवाइयाँ भी बनाई हैं जिसकी मदद से वो आज तक जिंदा हैं, वरना उनकी मृत्यु कब की हो चुकी थी। और उन्होंने मुझसे वादा किया था कि जब वो प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो मुझे यहाँ से आज़ाद कर देंगे। और एक बार फिर से वो अपने वादे से मुकर जाते हैं और मुझे इस लैब से आज़ाद नहीं करते, जिसको देखते हुए मैं व्हाइट हाउस में चल रही पार्टी में मौजूद ब्रैडली और 4 लोगों के फ़ोन में एक ऐसा पैटर्न भेजता हूँ जिसकी वजह से वो मेरे कंट्रोल में आ जाते हैं। और मैंने उनकी हेल्प से प्रेसिडेंट को जान से मरवाने की कोशिश करी, पर प्रेसिडेंट की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गया। पर ऐसा दोबारा नहीं होगा, आज नहीं तो कल मैं उसे जान से मार के रहूँगा। यहाँ पे सैमुअल को हम देखते हैं जिसको कि पता था कि कैप्टन अमेरिका और फैल्कन उसको यहाँ से पकड़ के ले जाने के लिए आए हुए हैं, जिसको देखते हुए वो अपने गार्ड्स को उनकी तरफ छोड़ के वहाँ से चला जाता है। तभी हम वहाँ पे ब्लैक विडो को देखते हैं जो कि कैप्टन अमेरिका की हेल्प करने के लिए आई हुई थी। दरअसल उसे एहसास हो गया था कि प्रेसिडेंट गलत है और कैप्टन अमेरिका सही है और ब्रैडली भी पूरी तरीके से बेकसूर है। और इसके बाद ब्लैक विडो, फैल्कन और कैप्टन अमेरिका उन सभी को जान से मार डालते हैं, जिसके बाद ये तीनों के तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। इधर हम सैमुअल को देखते हैं जो कि जापान के प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करता है कि तुम्हारी कंट्री से जिस बेशकीमती धातु को चुराने की कोशिश की गई थी उसमें यूएस के प्रेसिडेंट का हाथ था। उसने जानबूझ के वहाँ पे कैप्टन अमेरिका और फैल्कन को भेजा ताकि सबको ये लग सके कि वो जापान की हेल्प करना चाहता है, लेकिन सच तो यह है कि सेलेस्टियन आइलैंड पे वो पूरी तरीके से अपना कब्जा करना चाहता है। और जैसे ये सभी बातें जापान के प्राइम मिनिस्टर को पता चलती है तो वो सेलेस्टियल आइलैंड के आसपास अपनी वॉरशिप को रवाना कर देता है ताकि वो पूरे के पूरे आइलैंड पे अपना कब्जा बनाए रखें। दूसरी तरफ हम यूएस के प्रेसिडेंट को देखते हैं जिसको ये बात पता चल गई थी, जिसको देखते हुए यूएस के प्रेसिडेंट अपने वॉरशिप को भी लेके वहाँ के लिए रवाना हो जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में खबर फैल चुकी थी कि जापान यूएस के बीच में एक बहुत ही बड़ी वॉर होने वाली है। तभी हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका और फैल्कन में वहाँ पहुँच जाते हैं ताकि वो लोग इस वॉर को रुकवा सकें। कैप्टन अमेरिका उस वॉरशिप के अंदर जाता है जहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं, वो उन्हें बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है। इधर हम सैमुअल को देखते हैं जो कि यूएस के 2 आर्मी ऑफिसर को अपने काबू में कर लेता है और जापान के ऊपर हमला करने के लिए कहता है, जिसकी वजह से वो दोनों ऐसा ही करते हैं और जापान की वॉरशिप के ऊपर हमला कर देते हैं। इन सभी चीज़ों को देखते हुए जापान के फाइटर प्लेन्स भी वहाँ पे आ जाते हैं और इनके ऊपर हमला कर देते हैं। इन सभी चीज़ों को कैप्टन अमेरिका और फैल्कन देखते हुए हवा में जाके उन सभी को रोकने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कैप्टन अमेरिका को ये बात पता थी कि ये सभी चीज़ सैमुअल कर रहा है और उसने अमेरिकन पायलट्स को अपने काबू में कर रखा है, जिसकी वजह से वो लोग ऐसा कर रहे हैं। इसलिए कैप्टन अमेरिका उन दोनों पायलट्स को शिप से उतार देता है। इसके बाद कैप्टन अमेरिका जापान के प्राइम मिनिस्टर को समझाता है और कहता है कि यह हमला गलती से हुआ था और यूएसए जापान के ऊपर हमला नहीं करना चाहता है। कैप्टन अमेरिका की सारी बातें सुन के जापान के प्राइम मिनिस्टर अपने फाइटर प्लेन्स को वापस से बुला लेते हैं। इधर हम फैल्कन को देखते हैं जो कि इस लड़ाई के दौरान बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुका था और इसलिए उसे यूएस के इस हॉस्पिटल में लाया जाता है जहाँ पे उसका इलाज किया जा रहा था। तभी हम वहाँ पे बक्की बांस को देखते हैं जो कि कैप्टन अमेरिका से मिलने के लिए आया हुआ था। वो कैप्टन अमेरिका को बताता है कि मैंने तुम्हारी की फाइट के बारे में न्यूज़ में देखा। दरअसल अब बक्की बांस पहले जैसा नहीं रहा है, वो सुधर गया है।
और अब बक्की बार्न्स एक पॉलिटिशियन बन चुका है और यहाँ पे वो कैप्टन अमेरिका के हालचाल पूछने के लिए आया हुआ था। जिसके बाद वो कैप्टन अमेरिका का हालचाल लेने के बाद वहाँ से चला जाता है। इधर हम सैमुअल को देखते हैं जो कि कैप्टन अमेरिका से मिलने के लिए आया हुआ था। वो कैप्टन अमेरिका से बताता है कि मैं सिर्फ यह चाहता था कि दुनिया के सामने थ्रेडियस रोज का सच्चाई भरा रूप दिखाई दे और सभी को ये पता चल सके कि वो कितना बुरा इंसान है। पर मेरे प्लान के बीच में तुम आ गया और मेरा पूरा प्लान चौपट हो गया, पर मैं अभी भी नहीं रुकूंगा। दरअसल आज से कुछ साल पहले थ्रेडियस रोज को एक ऐसी बीमारी हो गई थी जिसका इलाज नामुमकिन था, पर मैंने उसके लिए एक ऐसी दवाई बनाई जिससे कि उसकी इलाज हो सकती थी और उसी दवाई के चलते वो आज तक जिंदा है, वरना वो कब का मर जाता। और मैंने उसकी दवाई में गामा रेडिएशन मिला दिया था जो कि थोड़ी बहुत मात्रा में बॉडी के अंदर पहले से होते हैं और उसकी वजह से उसके शरीर में धीरे धीरे कुछ बदलाव हो रहे हैं जिसके बारे में उसको भनक तक नहीं है। तभी हम थ्रेडियस रोज को देखते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट को देखते हैं जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं। तभी उन्हें वहाँ पे कुछ न कुछ होने लगता है और उनके अंदर बहुत अलग अलग तरह की शक्तियाँ आने लगती है। तभी हम देखते हैं कि थ्रेडियस रोज एक रेड हल्क बन चुके थे और क्योंकि अब वो रेड हल्क बन जाते हैं जिसको रोकना नामुमकिन था। इधर हम कैप्टन अमेरिका को भी देखते हैं जो कि थ्रेडियस रोज यानी कि रेड हल्क को रोकने के लिए पहुंच जाता है। पर रेड हल्क इतना ज़्यादा ताकतवर होता है कि कैप्टन अमेरिका उसके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाता। रेड हल्क उसका सिर लेके जमीन के अंदर गाड़ देता है और साथ ही कैप्टन अमेरिका के दोनों पंखों को तोड़ देता है और वो उसे हवा में उठा लेता है। और रेड हल्क कैप्टन अमेरिका को जान से मारने वाला होता ही है कि तभी कैप्टन अमेरिका उसे बताते हैं कि तुम अपनी बेटी रोज के बारे में सोचो, वो चाहती थी कि तुम दुनिया के लिए अच्छाई करो, पर तुम तो यहाँ पे ठीक उसका उल्टा कर रहे हो। सोचो उसे ऐसा जान के कैसा लगेगा, उसे बहुत ज़्यादा दुख होगा। अपनी बेटी का नाम सुनते ही उसका गुस्सा हल्का होने लगता है और वो शांत हो जाता है और वो एक बार फिर से नॉर्मल इंसान बन जाता है। जिसके बाद अमेरिकन आर्मी उसके गिरफ्तार करके एक खास जेल में भेज देती है जहाँ पे उसकी बेटी जिसका नाम रोज होता है वो उससे मिलने के लिए आती है, जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और तभी हम दूसरी ओर देखते हैं कि ब्रैडली को भी जेल से छोड़ दिया गया था क्योंकि कैप्टन अमेरिका ने उसको गलत साबित होने से बचा लिया था। जिसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि कैप्टन अमेरिका उसी जेल में जाते हैं जिसमें कि थ्रेडियस रोज होता है। तभी हमें पता चलता है कि सैमुअल भी इसी जेल में है और कैप्टन अमेरिका उसी से मिलने के लिए आया हुआ है, जहाँ पे सैमुअल कैप्टन अमेरिका को बताता है कि मैं भविष्य को देख सकता हूँ और मैंने आने वाली पॉसिबिलिटी को पहले ही देख लिया है। तुम्हें क्या लगता है, तुम कामयाब हो गए? वो यहाँ जल्दी आने वाले हैं, जिसके बाद मुझे यहाँ पे कोई नहीं रोक पाएगा। जिसको सुनते हुए कैप्टन अमेरिका उससे पूछता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो, जिसके बारे में वो बताता है कि वो इस दुनिया के नहीं हैं और वो दूसरी दुनिया से यहाँ पे आएंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो कैसी लगी मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी ही थ्रिलर और मज़ेदार कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।